आज की हमारी जो सीरीज है उसमें हम जो रिवीजन कर रहे हैं कक्षा 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए, उसमें आप देख पा रहे हो पहला जो आज का हमारा प्रश्न होगा वो है 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आपको कैसे करना है मैं आपको सीधा बता देता हूँ। यहाँ पर 216 सबसे पहले आपको इसमें 2 का भाग देना है, तो एकम 2। आप एक उत्तरों का भाग नहीं जाएगा, फिर इसको उतरना पड़ेगा, तो भाग यहाँ टूटेगा। 8 दूनी 16। फिर और 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देना है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 1, 7 दूनी 14, फिर 3 का भाग दो, 9 तिया 27, फिर 3 का भाग देना है। 3 बार गया और एक और 3 का भाग हमको देना है ताकि 1 आ जाए। तो ये जो हमारे सामने आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। किसके? 216 के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 0 से लगा करके 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ कि विषम संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अर्थात जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डैश 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 डैश, ऐसे सभी संख्याएं हमारी विषम संख्या हैं। अब हमको जो सवाल में पूछा जा रहा है वो है 0 से 50 के बीच की कितनी विषम संख्या हैं। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नावली है। समांतर श्रेणी में हम n व पद जो ज्ञात करते थे उसी का प्रयोग करते हुए हम 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं है उसको ज्ञात करेंगे। तो ये समांतर सीरीज तो आप जो देख रहे हो यही हमारी समांतर सीरीज बन गई। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 50 से जस्ट पहले, क्योंकि 50 तक की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो 50 से पहले जो संख्या हमारी विषम संख्या है उसको लेना है। तो लास्ट जो हमारी 50 से पहले विषम संख्या है वो है 49। अब हमको ये ज्ञात ये करना है कि हमारा 49 है वो कौन सी नंबर का विषम संख्या है। तो वो ज्ञात करने के लिए आइए हम जो हमारे एन व पद ज्ञात करने का सूत्र था उसमें ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको मैं बता चुका हूँ ए का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसमें हमारे समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 था। एन का मतलब हमको ज्ञात करना है कौन सा पद है, ये हमको पता नहीं है। और डी का मतलब हमारा सार्वंतर है, और सार्वंतर हमारा समांतर श्रेणी में कितना था, 1 के बाद 3 अर्थात 2 है वो हमारा सार्वंतर था। तो अब हम ए एन व पद की जगह ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हमको जो सवाल में दिया हुआ है वो है एन व पद हमारा 49 बराबर ए की जगह प्रथम पद हमारा 1 प्लस एन हमको पता नहीं है माइनस 1 इंटू सार्वंतर हमको पता है 2। अब हम सबसे पहले 2 का इस कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। 2n माइनस 2, 2 को n से करेंगे 2n और 2 को 1 से करेंगे तो 2। अब हमारा जो यहाँ हल होगा वो हो रहा है 2n माइनस ये 2 माइनस के है 1 प्लस का है, इसमें से घटाएंगे तो पीछे माइनस का 1 रहेगा। अब ये जो माइनस का 1 है इसका हम पक्षांतरण इधर की तरफ करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो 49 प्लस ये जो माइनस हो रहा है इधर आके ये प्लस हो जाएगा, पक्षांतरण के नियम में मैंने आपको बताया था। और उधर हमारा सिर्फ 2n बचेगा। इन दोनों की जोड़ हमारे 50 हो जाएगी और ये हमारा 2n के बराबर है। अब आगे मैं इसी को ऊपर ले लेता हूँ, सिर्फ हमको n का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 2 इसके साथ गुणा हो रहे हैं वो इधर आके भाग हो जाएंगे। जैसे ही 2 का हम 50 में भाग देंगे तो उत्तर हमारा 25 आएगा। 25 आंसर आएगी हमारी। और यही आंसर ये 25 जो लिखा हुआ है
ये ही हमारा क्या है, विषम संख्याओं की संख्या है। यानी 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्या बोल रहा था उनकी संख्या हमारे पास 25 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न देख रहे हैं आप। वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होती है कहलाती हैं। आप ध्यान दो, प्रश्न के ऊपर ये कह रहा है कि जो प्रसार है वो अशांत होना चाहिए और अनावर्ती भी है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया हुआ है कि अगर हमारा दशमलव के बाद अलग अलग अंक बार बार आते रहे, अलग अलग अंक, रिपीटिशन अगर बार बार नहीं हो रहा है, अलग अलग अंक लगातार आ रहे हैं हमारे आगे, तो ऐसी स्थिति में हम उन संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो होगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ऐसी संख्या जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ऐसी संख्या जो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी जिसमें भाग भी नहीं जा रहा है और उसको अभाज्य संख्या के अंदर भी काउंट नहीं किया जाता है, तो वो जो हमारी संख्या है वो है साथियों 1। ये एक ऐसी संख्या है, इसको हम अभाज्य संख्या में भी काउंट नहीं करते हैं। अभाज्य संख्या हमारे 2 से शुरू होती है, ये आप ध्यान रखिए। भली 2 हमारी सम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता। ये वैसे मैंने आगे बताया हुआ आपको ये है, और भाज्य भी नहीं है क्योंकि इसमें और किसी का भाग भी नहीं जाता है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो 1 होगा। जो प्रश्न है साथियों, प्रश्न ये है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो भी है वो हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस के जितने भी पूर्णांक है उनको किसका परिकलन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम कई बार देख चुके हैं और मैंने आपको पहले भी बताया कि बोर्ड के अंदर ये पहला ही प्रश्न और यहाँ भी पहला ही प्रश्न पूछा हुआ है। तो वो हमारा मशब ज्ञात करने की ये यूक्लिड की विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसे हम भाग विधि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन 10वीं में इसी विधि का नाम यूक्लिड विभाजन विधि है। और इसका जो मान होता था वो होता था b बराबर a/q प्लस r, b/q प्लस r, और यहाँ हमारा a होता था। a का मतलब ये हमारा भाज्य है और b का मतलब हमारा भागफल, q का मतलब हमारा शेषफल, भाजक और शेषफल, प्लस r यानी जो शेषफल था उसको जोड़ना है, यानी जो जिसका हम भाग दे रहे हैं वो गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम थी। तो ये मशब ज्ञात करने की हमारी विधि है। नेक्स्ट अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पाई क्या है साथियों। रोज आपने पाई का नाम सुना है। पाई का मान मैंने आपको बताया था वो होता है 22/7। यहाँ दशमलव के अंदर हम जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो 3.14 के आसपास हम मान इसका लेते हैं, लेकिन इसका पॉइंट के बाद में अलग अलग अंक बार बार आते जाते हैं और ये हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप का सवाल है, इसलिए इसे हमने किस श्रेणी में रखा है, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा है। तो पाई हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जो आपको अंडर रूट्स के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको ये पहचान करना है कि अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। अपरिमेय संख्या का पता करना है आपको साथियों। अपरिमेय का पता कैसे करोगे आप, जैसे ही आप पहले ऑप्शन के ऊपर नज़र डालते हो तो ये अंडर रूट के अंदर 64/81 लिखा हुआ है। आप इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो ये हमारे आंसर आ रही है 8/9, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बिल्कुल। यहाँ आप दूसरे ऑप्शन को ध्यान दोगे तो इन सब में एक एक अपरिमेय संख्या जरूर है।
तो सवाल में हमको पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही जो पहला आंसर है यही हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 2.12 फिर 2.1.1.2.1 फिर 2.1.1.1.1.2, यानी आप इसमें देख पा रहे हो, कहने का मेरा मतलब है कि अलग अलग अंक रिपीटिशन हो रहा है बार बार, अलग अलग अंक पॉइंट के बाद में बार बार आ रहे हैं। तो अभी अपन ने पहले ही सवाल में पढ़ा था कि जिसमें पॉइंट के बाद में बार बार अंक अलग अलग अंक आते रहते हैं तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो ये चौथे का जो राइट आंसर है वो हमारा स होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लेते हैं 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? साथ ही बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है इसने। इसका पता करने के लिए सीधा मैंने आपको बताया हुआ है कि आप नीचे जो हर है वहाँ पर ध्यान दो, आप नीचे हर के ऊपर, और वो हर अगर हमारी घात 2 की घात में हो या 5 की घात में हो, नंबर 1। दूसरी चीज़, ये केवल 2 की घात में भी हो सकता है। तीसरी चीज़, ये केवल 5 की घात में भी हो सकता है। अगर इन तीनों ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन नीचे जो हमारी हर संख्या लिखी हुई है ये वाली, इनके आपके हर इस रूप में मिल जाए तो वो हमारी शांत दशमलव होती है। तो यहाँ जैसे पहले पे नज़र डालोगे तो ये 7 गुणा 100 700, इसमें 7 हमारी एक अपरिमेय संख्या आ गई। यहाँ इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता क्योंकि हमारे 2 की घात और 5 की घात में से नहीं है। 100 के जैसे अभाज्य गुणनखंड होगे तो वो निश्चित रूप से हमारे 2 या 5 के घातांक के रूप में हमारे सामने आएंगे। इसलिए यही हमारा जो आंसर है उसको हम सीधा देख करके कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। याद रखिएगा, मैंने बताया आपको कि अगर नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनकी घात अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर उनके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n या 5 की घात n आ जाते हैं, या फिर केवल 2 की घात में आते हैं और या फिर 5 की घात में आते हैं, तो इन तीनों ही स्थितियों में हम उस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहेंगे। और अगर इनमें से एक भी नहीं आता है, कहीं 3 आ गया कहीं 7 आ गया, तो हम निश्चित रूप से वहाँ सीधा ही बोल देंगे यह दशमलव प्रसार अशांत है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं हमारे आगे प्रश्न के ऊपर। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 1260 अर्थात 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखो। तो साथियों सबसे पहले तो हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 1260 के सबसे पहले 2 का भाग दो आप, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 0, फिर इसमें 2 का भाग दो, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ इकाई के स्थान पे 5 आ गए, तो इसमें हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट 2 के बाद हम देखते हैं 3 का भाग जाता है नहीं जाता है। तो 3 का भाजकता का नियम मैंने बताया था, आपको संख्या के अंकों का योगफल करना है। अगर उसमें भाग जाता है तो 3 का भाग इसमें निश्चित रूप से जाएगा। अंकों का योगफल हमारा 4 और 5 9 आ रहा है। 9 में 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, एक उतरने से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, भाग टूटने के बजाय 0 और फिर 15 में भाग देंगे तो 5 दिया 15, फिर 3 का भाग बढ़ जा रहा है, 3 दिया 9, 5 तरी 15। अब यहाँ आप देखोगे 35 आ गया हमारे, इसमें 3 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो हम किसका भाग देंगे, 5 का देंगे, 7 और 7 में देंगे तो 1। अब हमारा जो अभाज्य गुणनखंड जो सवाल में पूछ रहा था वो हो गए 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 7। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल हमारा है संख्याएं 55 व 88 का मसफ़ा ज्ञात कीजिए। साथियों मैंने मसफ़ा ज्ञात करने का तरीका आपको बता दिया था। आपको इन दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है, दोनों संख्याओं का। इसमें 5 का भाग जा रहा है 11 बार, 55 में 5 का भाग 11 बार और फिर 11 का भाग 1 बार। ठीक उसी प्रकार से 88 के अंदर 2 का भाग दोगे आप 44,
फिर 2 का भाग दोगे 22, फिर 2 का भाग दोगे 11 और लास्ट 11 का भाग दोगे तो 1। आप जैसे ही इनके अभाज्य गुणनखंडों पर गौर करोगे तो जो 11 है वो हमारा कॉमन गुणनखंड है, इसलिए ये 11 ही हमारा इस प्रश्न का मसप होगा। 11 HCF या इसको मसप बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। आगे जो हमारा प्रश्न है वो यह है, संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, इसे दशमलव रूप में लिखिए। तो मैं अभी अपन पूर्व प्रश्न में बात कर चुके हैं कि अगर हमारे ये नीचे जो हर है इसका गुणनखंड 2 की घात में या 5 की घात में या 2 और 5 की घात में आता है तो हम कहेंगे ये दशमलव शांत है। तो देखते हैं हम 625 के अभाज्य गुणन करके देखो, इसमें सीधा 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चम 25, फिर 5 का भाग दो, 2 पंजे 10, 5 25, फिर 5 का भाग दो 25 और फिर 5 का भाग दो 1। देखो 5 का भाग देके वापस देख लो, 1 पंजे पंजो, 2 पंजे 10, फिर 5 25, फिर 5 का भाग दिया, 2 पंजे 10, 2 5 उतारे 5 25, फिर 5 का भाग दिया तो 5 आ गया, 5 का भाग दिया, यानी हमारी जो घात है वो 5 की घात 4 आ रही है साथियों। 625 की 5 की घात कितनी आ रही है? 4। 5 25 125 और 125 को 5 से गुणा करोगे तो 625। अगर ये घात 5 की घात 4 आ रही है, इसका मतलब मैंने कहा था कि हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। कैसा होगा साथियों? शांत दशमलव प्रसार। अब इसकी बात आगे रही हमारी इसका दशमलव प्रसार में देखने के लिए, दशमलव रूप में हम कैसे लिखेंगे? तो आपको सीधा 625 का 3 के अंदर भाग देना है। 625 का भाग 325 में कैसे दे सकते हो? मैंने अभी बताया 5 की घात 4। अब 5 की घात 4 तो अब 3 ऐसे लिख करके 625 का भाग भी दे सकते हो। पहले ही दशमलव लग रहा है क्योंकि 3 में भाग नहीं जा रहा है, उसके बदले 1 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 और लगा सकते हो, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 और लगा करके फिर हमारा इसका भाग आप इसमें दोगे तो जो भी आंसर हमारी आएगी वो हमारी दशमलव में इसकी उत्तर होगी। नेक्स्ट आगे जो हमारा 9वां प्रश्न है वो 1.34 को P/Q के रूप में लिखिए। निश्चित रूप से ऐसे जो शांत दशमलव है उसको हम P/Q के अंदर आराम से बना सकते हैं। उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपको 1.34 लिखा हुआ है तो सीधी नीचे लाइन खींचनी है, इस दशमलव को हटा करके उसकी जगह 1 लिखना है और दशमलव ऊपर से गिन लो आप कितने अंकों के बाद लगाओ, 2 अंकों के बाद 2 0 नीचे लगा दो, यानी हमारी जो संख्या 134/100 ये जो संख्या है ये हमारा P/Q का रूप है। अब इसको आप काट करके सरल रूप में भी इसका उत्तर लिख सकते हो, लेकिन यही आंसर हमारा सही है। अब आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो है 10वां, 2 संख्याओं के लसप व मसप में संबंध क्या होता है? साथियों इसका मैं सूत्र लिखा चुका हूँ। इनका संबंध होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल आप करोगे वो गुणनफल हमेशा ही किसके बराबर आता है? इन्हीं संख्याओं के लसप गुणा मसप के बराबर आता है। एक बार पुनः आपको बता देता हूँ, 2 संख्याओं का अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि 2 संख्याओं का लसप और मसप के साथ क्या संबंध है, तो आपको निश्चित रूप से लिखना है कि दोनों संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे वो गुणनफल हमेशा ही उनके लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होगा। साथियों आज के लिए इतना ही। आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।